अब थोड़ी सी राहत भरी खबर। राहत भरी खबर बोलते समय भी मेरे को शर्म सी आ रही है, फिर भी पढ़ा देते हैं। अब क्या करें, नौकरी इसी डिपार्टमेंट में करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। बियर स्टॉक में नहीं है। आप पूछेंगे सर आप पगला गए हैं, रात को इस समय वैसे भी 8 बजे बाद दुकानें बंद हो गई हैं, अब आप ये चीज पढ़ा करके ये कह रहे हैं बियर स्टॉक में नहीं है। देखो मैं क्या है ना, आपको बताता हूं सही मायने में क्यों पढ़ा रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग मेरा डेजिग्नेशन जानने का प्रयास करते हैं कि सर आप क्या हैं, है ना, सर आप वर्दी लगाए हुए हैं, अशोक स्तंभ लगाए हुए हैं, है ना, आप किस पद पर हैं। मैं आपको आज खुलकर बताता हूं, हालांकि ये ऑफिशियली इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन चर्चा चूंकि इसकी है तो मैं उन सभी मित्रों को बताता हूं जो मुझे कॉल कर करके डिमांड करते हैं भैया दारू पहुंचवा दो। उनको बता दूं मेरा विभाग भी आबकारी ही है जो शराब और ड्रग में डील करता है, यानी कि अवैध शराब और ड्रग्स की आपूर्ति राज्य में ना हो, मैं उस विभाग में, और उसके लिए जो भी निरोधक दस्ता है मैं उसके अंदर एज ए डिप्टी, यानी जिस तरह डीएसपी पुलिस के अंदर होते हैं ऐसे मैं लॉ एनफोर्समेंट के अंदर आबकारी विभाग के अंदर कार्यरत हूं। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में कुछ जानकारी पता चली हो। अब इस जानकारी को मैं क्यों साझा कर रहा हूं? साझा इसलिए कर रहा हूं जनाब, क्योंकि असल में आजकल जो हमारे पास कॉल आ रहे हैं उन सभी मित्रों को मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, भाई साहब बियर स्टॉक में नहीं है, कृपया करके हमसे ना मांगे। असल में इस समय पर राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, यहां पर बियर का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। गर्मी बढ़ने की वजह से बियर की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। सर आप बहुत गंदा काम करते हैं, दारू पिलाते हैं लोगों को। अब ये सुनने में वाकई में मुझे भी गंदा लगता है। मेरा तो खैर हालांकि काम है अवैध दारू रुकवाना, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताऊंगा और उससे आपको ये अंदाजा होगा कि सही मायने में शराब, जिसके लिए इतना प्रोटेस्ट होता है कि शराब बंदी हो जानी चाहिए, शराब रोक दी जानी चाहिए, लोगों को शराब नहीं पिलानी चाहिए, सरकार कैसी है कि ये लोगों को शराब पिलाती है, इन सब के बारे में आज जवाब दूंगा। तसल्ली से बैठकर सुने, इसलिए नहीं कि मेरा विभाग यही है, इसलिए भी कि आपको एक कड़वा सच पता होना चाहिए और वो एक जागरूक नागरिक के नाम पर पता होना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि राजस्थान राज्य की जो सबसे बड़ी कमाई है वो किस साधन से होती होगी? राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी कमाई, सीधा सा स्पष्ट सा सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, जो भी सरकार हो, और मैं जवाब दूंगा उन सरकारों का भी जिन्होंने शराब बंदी कर रखी है। आप बिहार और गुजरात का भी आंसर अपने दिमाग में लेके चले, फिर जाकर के मैं ये वाले आंसर पर तो आऊंगा ही कि बियर का स्टॉक कम क्यों हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए आप जानकारी प्राप्त करते चलिए। तो जनाब पॉइंट ये है, मैं इसको ये ना समझे कि सर आप कितना फुहरता से अपने डिपार्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। भैया हमारा विभाग जो काम कर रहा है वो तो सरकार के द्वारा दिया गया है। मुद्दा समझने का प्रयास करें। सरकार के द्वारा किसी भी सरकारी कर्मचारी को दी गई तनख्वाह, सरकार के द्वारा किया गया कोई भी वेलफेयर के लिए कार्य आपके द्वारा चुकाए गए टैक्स से चलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या फर्टिलाइजर के ऊपर, जो मैंने अभी कहा ना कि 3500 रुपए का सरकार बैग खरीदती है यूरिया का, आपको 300 रुपए में देती है, जो 3200 रुपए सरकार चुकाती है वो असल में आपसे लिया हुआ टैक्स है। आपसे लिया हुआ टैक्स भारत सरकार ने 2 प्रकार से वसूला जाता है। यूं समझिए कि सरकारें शब्द हटाते हैं, भारत सरकार, राजस्थान सरकार सब हटाइए, फिलहाल के लिए यूं समझिए कि सरकार की कमाई 2 प्रकार से होती है ना। चलो मैं पहले मूल मुद्दे पे आता हूं, फिर ये बियर तो बताते रहेंगे ताकि थोड़ा सा आपको गणित समझ में आए दुनियादारी की। सरकार की कमाई की चर्चा कर रहे हैं हम कि सरकार कमाती कहां से है। चलिए थोड़ा ज्ञान वर्धन कर देते हैं आपका। कमाई, मैं मान लीजिए कि किसी राज्य सरकार की बात करता हूं, लेट से राजस्थान की बात करता हूं। पॉलिटिकल भाषा में जाऊंगा तो पॉइंट यह है कि जो इनकम टैक्स, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उसे मैं इस प्रकार से समझूं कि सरकार की कमाई के 2 बड़े साधन में टैक्सेशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें से एक टैक्स को आप डायरेक्ट टैक्स के नाम से सुनते हैं और दूसरे टैक्स को आप इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से सुनते हैं। ये सही मायने में कमाई है सरकार की। बाकी सरकार कर्जा लेके चलाती, जैसे राजस्थान सरकार की तो सबसे बड़ी कमाई कर्जे से है। हमारी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है,
वो अलग पार्ट है, लेकिन मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर बात बताता हूं तो दो प्रकार के आप लोगों के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसको कहते हैं तुमसे कह के लेंगे, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तेरी कह के लूंगा, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग नहीं है, सरकार का डायलॉग है। तुमसे कह के लेंगे, बता के लेंगे कि तुमसे पैसा ले रहे हैं। जैसे यदि आपने अपनी कमाई एक नियत सीमा से ज्यादा करी तो आपको इतना परसेंटेज अपनी कमाई का सरकार को एज ए इनकम टैक्स देना होगा। प्रूवन टैक्स है, आपको पता है कि यह आपके ऊपर ही आरोपित है। यदि मैं इस कमरे के अंदर अपने स्टाफ को लेकर पढ़ा रहा हूं तो हमारे स्टाफ में जिसकी जितनी भी कमाई है, कितने भी साधनों से, उनकी कुल कमाई के ऊपर सरकार ने निर्धारित कर रखा है, इतना कमाओगे इतना परसेंट हमको दोगे। डायरेक्टली आप ही प्रभावित हैं, यानी मुझे टैक्स देना है तो मेरे टैक्स से कोई और प्रभावित नहीं होगा। वो होता है डायरेक्ट टैक्स। उदाहरण के रूप में इनकम टैक्स को आप यहां समझ सकते हैं, तुमसे कह के लेंगे, चोरी छुपे नहीं लेंगे, ये तुम्हें बिना बताए लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब तुमको पता नहीं है कि तुमसे पैसा लिया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप आज एक नमक की थैली खरीद कर लाते हैं, आप मेरे हाथ में खड़ा हुआ पेन खरीद कर लाते हैं, मैंने पहनी हुई टी शर्ट या चश्मा या घड़ी कुछ भी खरीद कर लाते हैं। उन सब चीजों पर सरकार एक टैक्स वसूलती है। उस इनडायरेक्ट टैक्स को वर्तमान समय पर जीएसटी के नाम से कहा जाता है। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसकी फीस में प्लस में 18% जीएसटी अलग से सरकार वसूलती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ, शराब, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ है। किस किस पर? पेट्रोलियम पदार्थ और शराब पर जीएसटी नहीं लगा हुआ है। जीएसटी बोले तो आज मैंने आपसे यह कहा कि आपको यह नमक की थैली 20 रुपए की दी जा रही है, हालांकि उसके उत्पादन में लागत हो सकता है 2 रुपए आई हो, लेकिन मुनाफा हटाने के बावजूद सरकार ने उस पर एक बड़ा अमाउंट टैक्स का वसूल लिया। आपको लगा कि मैंने नमक की कीमत चुकाई है, वास्तविकता में आप नमक की कीमत नहीं, सरकार को अपनी जेब से निकाल करके पैसा दे रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिया गया है। मतलब पैसा आपसे लिया गया है लेकिन आपको बताया नहीं गया है। आप खुश हैं कि आपने वस्तु की कीमत दी। आज मैं बोलता हूं कि अनअकैडमी का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन इतने 1000 रुपए का है, आप उस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, आप सोचते हैं कि यह पैसा आपने अनअकैडमी को दे दिया। नहीं, अनअकैडमी ने आपके सब्सक्रिप्शन की कुल कीमत का 18% सरकार को दे दिया। लीजिए सर, मैंने आपके लिए बच्चे से पैसा ले लिया है। सरकार एकदम हाथ बांध कर बैठी है, मुझे तो नहीं पता इतना महंगा क्यों है, मुझे तो नहीं पता। वो जो सरकार को नहीं पता ना, वो यही है। अच्छा चलिए और बताता हूं। आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, अक्सर एक चीज का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। विरोध इस बात का करते हैं कि यार यहां का समोसा 100 रुपए का क्यों मिलता है? यहां पानी की बोतल 80 रुपए की क्यों मिलती है? यार ये फिल्म के लिए बिठा करके टिकट इतना महंगा क्यों देता है? कारण है क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, कई फिल्मों के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा टैक्स माफ किया जाता है। वो असल में है क्या? सरकार के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में जब आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो भर के पैसा उस फिल्म वाले से लिया जाता है कि सुनो, वो समोसा खाएगा, पैसा देकर के मनोरंजन करने जो आ रहा है, पैसा लो उससे। पैसा है तो ही तो फिल्म देखने आ रहे हैं, और उससे पैसा लेने में कोई बुराई नहीं है। आप मनोरंजन शुल्क देके आते हैं, यही कारण है कि वो भर भर के इतना महंगा पैसा आपसे ले लेता है, क्योंकि असल मायने में थिएटर वाले की कमाई समोसे से ही हो रही होती है बेचारे की। कितने तल्ली है भगवान को भी नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता, और वो उन्हीं से कमा रहा होता है, यूं समझो आप। अब आप फिर दिमाग लगाएंगे, सर शराब तो कहीं आई नहीं इसमें। मैंने कहा मेरे प्यारे साथी, सरकार की कमाई का मेजर सोर्स है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी। मैं अगर राज्य सरकार के ऊपर आता हूं तो राजस्थान सरकार का नंबर 1 जो टैक्स का सोर्स है वो जीएसटी है, और उस जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ और ये जो शराब है ये नहीं आती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान सरकार की सेकंड हाईएस्ट इनकम शराब बिक्री से होती है। सेकंड हाईएस्ट जो कमाई है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो शराब से होता है। एक तथ्य बताता हूं, आप चाहेंगे तो आप हमारे विभाग की वेबसाइट देखें। एक साल में दारू बेच करके
सरकार 15,000 करोड़ रुपए केवल टैक्स से वसूल करती है। आप विचार करिए, आपको जान के आश्चर्य होगा। मैं कुछ ऐसे तथ्यात्मक आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि लोग जो शराब पीते हैं वो असल में देश चला रहे हैं। हालांकि ये सरकाजम है, लेकिन ये सच्चाई भी है। आप सोचकर देखिए कि जो शराब की कीमत पर आप एक, मान लीजिए उदाहरण के लिए, आपने एक शराब की बोतल 1,000 रुपए की परचेज करी, उसमें से 700 रुपए आप सरकार को देते हैं, यानी 70% तक शराब के ऊपर टैक्स सरकार वसूलती है। अब आप पूछेंगे, सर सरकार इस पर टैक्स क्यों लगाती है? बहुत अच्छा सवाल है। सर टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि ये जब महंगी होंगी तो संभव है कि आप इसका सेवन ना करें। अब एक बहुत बड़ा यहां पर एथिकल क्वेश्चन क्रिएट होता है, एथिक्स का सवाल क्रिएट होता है, और वो ये है, फिर शराब बंद ही क्यों ना कर दी जाए? अगर आपको यही बात है कि आपको शराब महंगी बेचनी है ताकि लोग शराब ना पिए, तो सर सवाल मेरा दूसरा है, सरकारें शराब बंद ही क्यों ना कर दें? चलिए मैं चर्चा कर लेता हूं। आपके सामने दो राज्य उदाहरण के रूप में हैं। एक का नाम बिहार है, जो कि रिसेंटली शराबबंदी के कारण सुर्खियों में रहा है, और दूसरा राज्य गुजरात है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के समाज ने एज ए एसेंशियल एविल, यानी एक आवश्यक बुराई के रूप में अपनी आदत में शराब डाल ली। चूंकि शराब बनकर आती है अल्कोहल से, और अल्कोहल का उत्पादन घर के लेवल पर भी किया जा सकता है, लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मालूम होगा कि बिहार राज्य के अंदर शराबबंदी के बाद से शराब के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए नहीं कि उन्हें शराब पीने को नहीं मिली, इसलिए कि उन लोगों ने जो शराब पी वो नकली शराब थी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, उसके बाद आपको और तथ्यात्मक जानकारी होगी। शराब के अंदर अल्कोहल तो उपयोग में होती है, लेकिन अगर मैं केमिकल फॉर्मूले में आपको बताऊं तो दो प्रकार की अल्कोहल आप लोग सुन सकते हैं। एक का नाम है इथेनॉल, ऊपर वाली का, दूसरे का नाम है मीथेनॉल। दोनों में लगभग फीलिंग एक जैसी ही आती है। फीलिंग एक जैसी आती है से मतलब खुशबू अल्कोहल जैसी ही आती है। आपको लगेगा कि यार ये तो अल्कोहल ही है। मीथेनॉल पीने से आदमी तुरंत अंधा हो जाता है और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है, और इथेनॉल पीने से आदमी को नशा होता है। सर्वाइवल के लिए यह दारू सही है कि मतलब पी लिया तो इससे मरेगा नहीं, इससे आदमी मर जाता है। जब अवैध शराब का निर्माण होता है तो ये वाली जो इथेनॉल है, इसकी वजह से लोग पीकर शराब मरते हैं। अगर आप बिहार राज्य से हैं, अगर बिहार, मेरे को मालूम है मेरी क्लास के अंदर बिहार राज्य से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बस यस और नो में बता दो कि क्या आपके राज्य के अंदर आज शराब का सेवन हो रहा है या नहीं हो रहा है। शराब तो सरकार ने बंद कर दी ना, टेक्निकली तो शराब आपके यहां पर उपलब्ध ही नहीं है, सरकारी दुकानें बंद हैं, ठेके खुली नहीं रहे, तो शराब बिक कैसे रही है? अर्थात यह एक असेंशियल ईविल है, यानी ये एक ऐसी बुराई है जिसे समाज ने खुद अपने साथ ढाल लिया है। अगर आप उपलब्ध नहीं कराएंगे, वो घर में बना के पी लेगा। सही मायने में जो मेरा विभाग है, जो मेरी पुलिसगिरी है, वो अवैध शराब को रोकने की है, क्योंकि असल में अवैध शराब जान ले रहा है, और जब जान ले रहा है तो उसे रोकिए, पकड़िए कि भैया ये गलत कर रहे हो। अगर तुमको इतना ही पीने का शौक है तो कम से कम वो शराब तो पी लो जिसकी वजह से भाई पीना है, ये तुमने डिसाइड कर लिया कि जहर मुझे पीना है। जब पीना है तो कम से कम वो मत पियो जो तुम्हारी जान अभी की अभी ले ले। तो सरकार के लिए ये जो सोच है ना कि वो शराब को बंद करे या चालू करे, और जो अभी देख लीजिए यहां पर कमेंट बॉक्स, और लोग भी देख लें जो अन्य राज्यों से हैं और मेरा कमेंट बॉक्स उठाकर देख लें, वहां पर 100% मेरे बच्चे लिख रहे हैं कि हां सर बिहार में शराब अभी भी बिक रही है, और तो और होम डिलीवरी हो रही है। चलिए दूसरे राज्य लेके चलता हूं, गुजरात की यात्रा करिए। ऐसा नहीं है, सरकार पागल नहीं होती, आप और हम में से सरकार बनती है भाई, बहुत सकारात्मक रूप से सरकारें निर्णय लेती हैं, कोई सी भी पार्टी की हो, अल्टीमेटली सबको देश का, राज्य का उत्थान करना है। गुजरात चल जाइए। गुजरात से अगर मेरे मित्र हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि आपके यहां शराब
बाकायदा किस प्रकार से उपलब्ध होती है, क्राइसिस ही नहीं है जनाब। फिर आप पूछेंगे सर शराबबंदी का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं शराबबंदी का मतलब क्या हुआ। शराबबंदी का मतलब हुआ सरकार ने सरकारी दुकानें बंद कर दी। इसका मतलब सरकार सरकारी दुकानें बंद करके जो ऑफिशियली 15,000 करोड़ मिल रहे हैं इनको तो बंद कर दी, लेकिन जो अब माफिया है, माफिया जो शराब के अंदर काम करता है, वो अब इस शराब को इलीगली पहुंचा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो पहले टैक्स, मान लीजिएगा शराब पहले 1,000 रुपए की बोतल आती थी, अब 1,000 रुपए की बोतल में से 700 रुपए जो राज्य को जाते थे अब वो भी जाना बंद हो गए। अब वो माफिया अपने जेब में रख रहा है और प्रशासन को भ्रष्ट करने के लिए दे रहा है। अर्थात कुल मिलाकर इसका प्रभाव भ्रष्टाचार के रूप में देखने को मिलता है। यानी यदि आप एक हाथ से यह बोलते हैं कि मैंने शराब बंद करवा दी, तो इसका दूसरा कारण भी जान लीजिएगा, शराबबंदी आपके देश के अंदर, आपके राज्य के अंदर इतने अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देती है, बड़े बड़े माफिया विकसित हो जाते हैं और बड़े लेवल पर करप्शन होता है। आप खुद से अपने आप को आज उस स्थिति में पाएंगे। मेरे बहुत से प्यारे मित्रों को आज ये बात अचानक इतनी रात को आंखें खुल गई होंगी ये जान करके कि क्या बात कर रहे हो, शराबबंदी अपने आप में कितना मुश्किल टास्क है, बोलने में कितना बढ़िया फीलिंग आता है। आपको मैं बताऊं, आप पूछेंगे फिर तो सर आप ओपनली ये कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी नहीं चाहिए, गांधी जी गलत थे। बिल्कुल, अब आपका ये तथ्य भी मैं प्रूव कर देता हूं, क्योंकि गांधी जी ने जो पॉइंट बोला, गांधीवादी विचार है कि साहब शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। जनाब सुन लीजिएगा, सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। आपको सुधार लाना है ना, दुकान के बाहर धरना मत दीजिए, अपने घर के अंदर धरना दीजिए। अपने परिवार वालों को बताइए कि वो शराब ना पिए। अपनी पूरे समाज की कॉलोनी, सोसाइटी, उसमें यह धरना प्रदर्शन करिए कि अगर कोई भी बच्चा इस घर के अंदर शराब पी के आया, कोई भी आदमी इस घर के अंदर शराब पी के आया, तो हम उसका बहिष्कार कर देंगे, समाज से बाहर कर देंगे। हमें यह करने की हिम्मत नहीं है। हम अपने आप से खोखले हैं, हम अपने आप से दोहरे चरित्र के हैं। हम जब अपनी बातों को बोलते हैं तो विरोध तो बहुत सकारात्मक रूप से करते हैं क्योंकि राजनीति चमकती है, लेकिन अगर वाकई में कुछ समझना है तो हम अपने परिवार के सदस्यों को समझाएं। सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना, क्योंकि आपके बीमार होने के बाद भी सरकार खर्चा आप ही का उठाती है। वो जितना आपसे टैक्स वसूलती है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निःशुल्क योजनाओं में वो बांटती है। मत करने दीजिए ना, आप स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, सरकार को कहां जरूरत पड़ गई। उम्मीद है कि आप मेरे विचार से शायद 1-2% ही हो, लेकिन सहमत होंगे। ठीक है, अब साहब सवाल बनता है आज की न्यूज का कि अब मुद्दे पे आ जाओ गुरुजी, हुआ क्या है ये बताओ। तो मेरे जो मित्र मुझे कहते हैं फोन करके कि सर, मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि भाई साहब दारू नहीं मिल रही है, उपलब्ध नहीं हो रही है, कुछ करवाइए, क्या करें। तो चलिए अब हम उनको भी ज्ञान दे देते हैं। भैया स्टॉक में नहीं है, मामला खराब है, थोड़ा सुन लीजिए क्यों स्टॉक में नहीं है। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर। इधर देख लीजिए, हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर जो वो है शराब है, उसका शॉर्टेज हो चुका है। और इस समय सबसे बड़ी मुसीबत क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। एक बार के लिए कुछ तथ्यात्मक आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। CIABC कंपनी के अनुसार 2022 में शराब और बियर के इस्तेमाल से 20% का इजाफा हुआ है। अब ये बताओ आप मुझे, ये कौन सी सरकार की गलती है जिसकी वजह से शराब के उपयोग में 20% इजाफा हुआ है? क्या सरकार ने कोई योजना चलाई है क्या? फिट इंडिया कैंपेन की तरह, मतलब ड्रिंक इंडिया कैंपेन चलाया है क्या? नहीं। फिर ये 20% इजाफा कैसे हो गया भाई शराब पीने वालों की संख्या में? ये फिगर्स हैं, सरकार जारी नहीं कर रही है, कंपनियां जारी कर रही हैं, चेक कर लीजिए। शराब और बियर से कितना रेवेन्यू क्रिएट होता है, मैं आपको एक बार तथ्यात्मक आंकड़ा दे देता हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा। केंद्र सरकार के खजाने में 1,75,501 करोड़ रुपया टैक्सेशन से वसूला गया। मतलब माफी चाहूंगा, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए ना, तो कितना टैक्स कलेक्ट होता है एक साल में? इस फिगर को देखिए, आप एक बार चौंक जाएंगे। सरकार ये जो नेसेसरी सिन हो गया है ना, इसको बेच करके इतना पैसा कमा रही है ताकि आपके इलाज के लिए खर्च कर सके। आप मान नहीं सकते। जब मैं बहुत सारे लोगों के बीच उठता बैठता हूं, मैं कहता हूं कि भाई शराब पीते ही क्यों हो, तो उनका जवाब होता है सर ये तो राजा महाराजाओं के काल से चली आ रही है। फिर कुछ समझदार लोग मिलेंगे, वो ज्ञान दे देंगे, सर पौराणिक कथाओं को उठाओ, सुर सुरा, ये तो एकदम मतलब
फीलिंग में आता है सर, सुनकर के तो सुरा शब्द का उपयोग आज से थोड़ी है, बहुत लंबे समय से हो रहा है। यानी बुराइयों को हमने एज इट इज अपनाया हुआ है कि वाह ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अरे लंबे समय से चला आ रहा है तभी तो वो लोग आज नहीं बचे, पी के निमट लिए, बड़ी बड़ी सत्ताएं तहस नहस हो गई, लेकिन नहीं, इसको हमने अपनाया हुआ है। कोई नहीं, अपनाइए जी। आपके सामने कुछ तथ्य और रखता हूं, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, मैंने राजस्थान के बारे में बताया 15,000 करोड़ हम टैक्सेशन वसूलते हैं। यूपी के बारे में जान लीजिए, वो 31,517 करोड़ रुपए केवल शराब बेच के कमाता है। ये वो आंकड़े हैं जो आपको भारत के नागरिक के रूप में पता होने चाहिए। भारत के अंदर अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शायद आपको ये तथ्य जो है ना, ये कुछ ऐसी जानकारी देगा जिससे कि आपका दिमाग एकदम झन्ना जाएगा कि ये हो क्या रहा है। फैक्ट देखिए, दिल्ली में एक साल में, मैं तो ये खुद फिगर देख के 4 बार तो क्रॉस चेक किया, मैं कि क्या बात कर रहे हो, 756 करोड़ बियर की कैन बिकती हैं। ये है क्या है? दिल्ली की पॉपुलेशन जितनी भी होगी भाई, मेरे को यह समझ नहीं आ रहा हर आदमी ने क्या महीने के हिसाब से या दिन के हिसाब से सेट कर रखा है क्या? 756 करोड़ बियर की कैन एक साल के अंदर कहां बिकती है? दिल्ली के अंदर। आप राजी मत होइए कि दिल्ली का फिगर कितना गंदा है, हा हमारे यहां तो पता नहीं क्या होगा। सबके हाल यही है, दिल्ली के अंदर क्राइसिस हो रखा है, दिल्ली वाले भी सुन लें। इनमें से 40% जो बियर है ना, वो इस समय अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीने में पी जाती है। 40% 4 महीने में। अब आप पूछेंगे सर, गर्मी में बियर का मतलब मजा ही कुछ और होता है। लोग बताते हैं कि साहब बियर एकदम पीने के बाद तरोताजगी हो जाती है, ठंडक हो जाती है, अंदर तसल्ली हो जाती है। और कई जगह तो एकदम लिखा होता है यहां पर, अब स्पेलिंग देखिए, हम लोगों का तो दिमाग आजकल काम ही यही है। कई जगह ये लिखा मिलता है मुझे, चिल्ड की जगह चाइल्ड बियर मिलती है। मुझे समझ में नहीं आता, बियर बेचते समय कोई दिमाग में अंग्रेजी में नहीं ला रहा है। यहां पर चिल्ड बियर की जगह चाइल्ड बियर मिलती है। कई जगह लिखते हैं एकदम बर्फ की ठंडी बर्फ, मतलब बियर मिलती है। अब लोगों को साहब गर्मी में क्या चाहिए? ठंडक। अब ठंडक के नाम पर बियर के साथ एक कंसेप्ट और बेचा जाता है, क्या कि भाई साहब बियर बनी होती है जौ से, और जौ ठंडक करता है। आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि आपके बियर में जौ नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो सर, इतने दिन से हम खामखाई बेचनी कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं? अरे प्रभु, जौ बनाने में काम में आ गया, उसके बाद तो वो इथेनॉल है जो सब में है। उसका सोर्स जौ था, जौ खाते तो शायद अलग बात होती। अब तो आप इथेनॉल कंज्यूम कर रहे हो। वो इथेनॉल तो किसी भी चीज से कंज्यूम की जा सकती है। वो गेहूं से भी बना सकते हो, चावल से भी बना सकते हो, गन्ने से भी बना सकते हो, कचरे से भी बना सकते हो। इथेनॉल बनाना है। अब आप बियर की कैन में जौ का पानी जिसको बोल रहे हो, वो गलतफहमी है। आप उसके अंदर पानी तो नॉर्मल पी रहे हो, अल्कोहल के नाम पर इथेनॉल पी रहे हो जिसका सोर्स जौ है, उसमें जौ नहीं है। तो बोले फिर ठंडक क्यों होती है? उसको तो पीते ही एकदम तरोताजगी फील होती है। मैं अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर जारी कर देता हूं, मैं जिस विभाग में हूं, जिस विभाग से मतलब मुझे पहचान मिलेगी, मुझे बधाइयां मिली साहब। किस चीज की? वाह गुरुजी, आप तो कुबेर के खजाने पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि एक तरफ काम मेरा किसका? शराब का। एक तरफ मेरा काम ड्रग्स का, मतलब मुझे ड्रग्स का वो भी रोकना है, सप्लाई भी रोकना है। मैं आपको दोनों ही चीजों में जानकारी दे देता हूं। मेरी नैतिकता में मैंने आज तक ना तो एक बार भी स्मेल करने के अलावा, क्योंकि विभाग स्मेल करके जानने का है, मैंने अपनी लाइफ में एक बूंद सिंगल ड्रिंक का कंज्यूम नहीं किया है। और ये मैं पब्लिकली आप सबके सामने बोल रहा हूं। मैं किसी भी प्रकार से आपके सामने इस प्रकार के पेय पदार्थ का विज्ञापन नहीं करता। नंबर 1 जानकारी। नंबर 2 जानकारी, मैंने आज तक किसी भी प्रकार के व्यसन में किसी भी प्रकार के गुटखे का भी सेवन नहीं किया है। ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। मैं इन चीजों का एकदम कड़ा विरोधी हूं, और कड़ा विरोधी होने के नाम पर ही आपको चेता रहा हूं, सत्य से साक्षात्कार करा रहा हूं। थोड़ा साक्षात्कार आगे बढ़ाते हैं। साक्षात्कार आगे बढ़ता है तो यह पहुंचता है, सर एक बात बताइए, पीने के बाद ठंडक किस बात की आती है? तो चलिए मैं जानकारी दे देता हूं। असल में मेरे प्यारे साथियों, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, इन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? CO2। मतलब इसको यूं समझिए कि एक बार के लिए आपके पास में एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर पानी भर दिया, मान लीजिए कि ये पानी है, और इस पानी के अंदर इथेनॉल मिक्स करके दे दिया गया है। अब इथेनॉल मिक्स करके इसके अंदर दे दिया गया है,
तो होता क्या है कि इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से मिक्स की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको मिक्स करता है तो इसमें प्रेजेंट जो पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कई बार रिएक्शन कर लेता है और कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3, जो कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का टेस्ट उत्पन्न करता है। यानी इथेनॉल के अलावा भी इसमें जो टेस्ट आता है वो कार्बोनिक एसिड का है। नंबर दूसरी बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बबूलों के रूप में है यानी कि घुली हुई अवस्था में है, वो ड्राई आइस के रूप में भी जानी जाती है। उसे आप शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। ये जो ड्राई आइस होती है ना, ये ड्राई आइस ठंडक पैदा करने के काम आती है। यही कारण है कि बियर तुलनात्मक रूप से बहुत ठंडी फील होती है। इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं तो बहुत ठंडी फील होती है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करके मिलाया हुआ है। तो फिर सर एक बात बताइए, पेट में ठंडक का एहसास क्यों देती है? रीजन, आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ को पीते हैं तो वो पेट में जाने के बाद में अपनी गैस के बबूलों को आपके शरीर से बाहर निकालती है, क्योंकि गैस को हमारा शरीर कंज्यूम नहीं करता। जब आप वो जो डगारे मारते हो ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड बियर में घुली हुई CO2 है। वो आपके शरीर के अंदर भी उपस्थित जो और कार्बन डाइऑक्साइड है समटाइम्स उसको अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है। आपको लगता है इसने तो गैस भी निकाल दी, आपको लगता है कि बियर ने एकदम तरोताजगी पहुंचा दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो आप गैस बाहर निकाल रहे हैं असल में वो पहले आपने पी थी। यही कोल्ड ड्रिंक्स के साथ भी गलतफहमी होती है कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी तो गैस बाहर आ गई साहब हमारे शरीर की। नहीं भाई, उतनी पहले आपने पी थी वही बाहर निकल के आई। क्लियर है? उम्मीद है आपको यह बात भी समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, तथ्यात्मक जानकारियों के अंदर झारखंड पहुंचते हैं। झारखंड के अंदर 15 दिन के अंदर पूरे झारखंड के अधिकांश ठेके आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। प्रतिदिन करीब 4 लाख पेटी की जरूरत पड़ रही है। मात्र 35 से 40 हजार पेटी बियर यहां पर उपलब्ध हो रही है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जो बियर की बिक्री या शराब की जो बिक्री करती है वो राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाती है, जिसे हम RSBCL के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई एक कंपनी है जो बियर का इधर से उधर तक सप्लाई करती है। ठीक है ना? जो RSBCL है वो राजस्थान में प्रति दुकानदार हर रोज 1000 कैन बियर की डिमांड की सप्लाई करना चाहती है, लेकिन उपलब्धता के कमी के कारण मात्र 240 कैन बियर ही राजस्थान की ये दुकानें उपलब्ध करा पा रही हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि राजस्थान में 4.8 करोड़ बियर कैन की हर महीने खपत है, जबकि इस समय मात्र 2.5 करोड़ कैन ही दुकानों पर सप्लाई हो रही है। तो अब मेरे कुछ मित्र कमेंट बॉक्स में बहुत देर से लिख रहे हैं, सर वो 90 की बियर को 150 में दे रहा है, कुछ करते क्यों नहीं? हाँ, आप मुझे कहेंगे जब मैं फील्ड में आ जाऊंगा तो ये सब कार्रवाई करना मेरे क्षेत्र में है। लेकिन मुद्दा यह है कि आपके साथ जो ओवर प्राइसिंग हो रही है ना, वो असल में डिमांड और सप्लाई, जब भी डिमांड और सप्लाई परेशान होती है तो उस समय चीजें महंगी हो जाती हैं, लोग स्टॉक करके बेचने लगते हैं, इस वजह से ये चीज महंगी हो रही है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाए। ऐसे ही बंगाल के अंदर बेवको नाम से जो सरकारी संस्था है वो सप्लाई करती है, वहां पर भी 40% तक बियर की सप्लाई में कमी आ रखी है। बड़ा सवाल बनता है कि अल्टीमेटली सर ऐसा हुआ क्यों है? बियर की मांग अचानक बढ़ गई, वो तो हमने देख लिया कि 20% नए बियर पीने वाले पैदा हो गए। लास्ट टाइम के मुकाबले 20% लोग ज्यादा बियर इस बार सेवन कर रहे हैं। सर कारण क्या है? 3 कारण है। पहला, मतलब बियर की खपत बढ़ने का पीछे या सप्लाई कम होने के पीछे बड़ा कारण क्या है? पहला, वेदर। मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि गर्मी मिटाने के काम आती है बियर। ये गलत तथ्य है। गर्मी कतई नहीं मिटाती, वो आप ठंडे पानी को पी करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी है। अब उस साइकोलॉजी में जो सबसे बड़ा पॉइंट ऐड किया वो इस बार मार्च के महीने से ही गर्मी जो पड़ना शुरू हुई, इसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक आंकड़ा प्राप्त हुआ जिससे पता चला कि मार्च में इस बार की जो गर्मी थी ये 120 साल की सबसे ज्यादा गर्मी थी। औसत तापमान कई जगह जहां 45 डिग्री रहा करता था वहां 48 डिग्री सेंटीग्रेड टच कर गया। जनरली जो तापमान होता है वो मई जून जुलाई में जाके बढ़ता है, लेकिन इस बार मार्च और अप्रैल में ही गजब की गर्मी पड़ गई।
दुकानें जो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होती हैं शराब बेचने के लिए, वो तैयार होती हैं मई जून जुलाई में। डिमांड इस बार अप्रैल और मार्च में ही पैदा हो गई। इस वजह से क्या हुआ, वेदर बिगड़ने से डिमांड पहले ही रेज हो गई और उस चक्कर में सप्लाई सिस्टम गड़बड़ा गया। तो सप्लाई चेन क्यों गड़बड़ाई वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने, देखिए, शराब की बिक्री के लिए शराब के सरकारों के द्वारा अपनी एक्साइज नीति यानी शराब की पॉलिसी जारी की जाती है हर साल कि किस तरीके से शराब की बिक्री की जाए। तो जो एक्साइज पॉलिसी जारी की गई इस बार दिल्ली सरकार के द्वारा, वो थोड़ी डिफरेंट प्रकार की थी। डिफरेंट प्रकार की क्या थी कि दिल्ली सरकार ने कुछ कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी कि यदि कोई दुकान वाला अपनी दुकान पर सामान रखता है तो उसे शराब पर 25%, देशी शराब पर 15% और 20 बियर पर 10% ही अपनी दुकान पर एक्स्ट्रा रखने की परमिशन दी गई। अदरवाइज उसे हर दिन नया मंगाना होगा। इससे क्या हुआ कि पूरा की पूरा सप्लाई चेन सिस्टम गड़बड़ा गया। पहले दुकानदार क्या करते थे, समय से पहले ही अपने पास स्टॉक करके रख लेते थे। नई एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर आई उसमें स्टॉक करने के ऊपर पाबंदी हो गई। इससे क्या हुआ, हर दिन नया माल लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेयरी पे होता है, हर दिन नया दूध उतारो और हर दिन बेचो। ये अपने आप में नई झंझट पैदा कर दिया, जिससे सप्लाई सिस्टम फिर गड़बड़ा गया। तीसरी जो चीज हुई वो हरियाणा के अंदर भी दारू महंगी हो गई। असल में बहुत से राज्यों में हरियाणा की दारू बिकती है। जैसे मेरा जो शहर है वो अलवर है, और मैं जब वहां पोस्टेड था तो असल में होता क्या था कि हरियाणा से लोग अवैध रूप से ट्रक भर भर के शराब लेके आते थे। हमारी टीम ने एक ट्रक शराब पकड़ी भी थी। तो उसमें होता क्या था, वहां से जो शराब भर के लेके आ रहे हैं वो राजस्थान से काफी सस्ती है, लेकिन दूसरे राज्य के अंदर दूसरे राज्य की शराब बिकना अलाउड नहीं है, इसलिए इसका अवैध कारोबार होता है। शराब जिस पर टैक्सेशन से सरकार को लाभ होता है, इसका जब अवैध कारोबार होता है तो इसका नुकसान भी सरकार को बड़ा उठता है। ऐसी स्थिति में हमारे जो विभाग हैं, जिनका जो काम पुलिस फोर्स का है, वो काम इस चीजों को रोकने का है। तो मेरी जो पुलिसिंग है ना, असल में जो आप मेरी वर्दी देखते हैं, वो शराब का अवैध व्यापार रोकने का है, ड्रग्स का अवैध व्यापार रोकने का है। थोड़ा टिपिकल जॉब है क्योंकि इसके अंदर तगड़े तगड़े तस्कर इन्वॉल्व होते हैं। तो कभी वो कहानी किससे भी सुनाएंगे आपको, ठीक है ना। तो उसको भी कभी किसी लोकल सेशन में लेकर आऊंगा कि वो कितना टिपिकल प्रकार का जॉब है अपने आप में। एनीवे, तो उम्मीद है कि आप लोगों को शराब की किल्लत क्यों हो गई इसका आंसर पता चल गया होगा। शराब के अंदर ठंडी आपको क्यों एहसास होती है ये पता चल गया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या पता चलता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ फैक्चुअल डेटा और बता देता हूं। फैक्चुअल डेटा ये है कि दुनिया के अंदर शराब पीने वाले लोगों में जो बियर पीने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहां है। आइए मैं तथ्य बताता हूं। देश के हिसाब से अगर हम आंकड़े बताएं तो अमेरिका में हर साल प्रति व्यक्ति के द्वारा 282 बियर की कैन कंज्यूम की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर रूस में 265 कैन प्रति साल कंज्यूम की जाती हैं। भारत तुलनात्मक रूप से पीछे है, 25 कैन प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति कंज्यूम होती है, यह फिगर है। इसी प्रकार से बियर कहां सस्ती और कहां महंगी मिलती है ना। अब देखिए, एक बालक ने तो लिख ही दिया है, गुरुजी आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, है ना। ये देखिए, $1 मिलियन आप एक ही दिन में कमा सकते हैं। आप मतलब मेरे आदर्शों से यही समझे हैं कि मैं मतलब यही सब काम करूंगा। यार कुछ तो लिहाज करो। रात के 11 बज रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और उस समय आप लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। अगर मुझे ये सब काम करना होता तो मैं पढ़ाने पे क्यों फोकस करता भाई। ये आरोप, मैं इतने दिन से जो आप खोज खोज के पूछ रहे थे ना, गुरुजी कौन से विभाग में है, आप बताते क्यों नहीं है, बताते क्यों नहीं है। मुझे ये था कि मैं ये बताऊंगा और ये दिमाग दौड़ाएंगे, बताते ही दिमाग दौड़ाएंगे, लेकिन ये मेरी मेहनत को कभी सलाम नहीं करेंगे। मैं मेरे ऑफिशियल आवर्स में नहीं हूं, मैं अपने निजी समय को आप लोगों को पढ़ाने में कंज्यूम कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों की जो सोच है ना, ये सोच सबसे बड़ी गंदी चीज है। इस प्रकार की चीजें जो सोचना है ना, ये आप लोगों का यार गजब हाल है। थोड़ा बख्श दो भाई, है ये आदमी आप लोगों को मतलब मेहनत करके पढ़ा रहा है, उसकी कोई कद्र नहीं है। अरे गुरुजी दोनों हाथ में लड्डू हैं, यहां पे भी और वहां पे भी, क्या हद है यार मतलब। हाँ जी, यहां के अंदर क्या है कि ये जो दुनिया भर के जो देश हैं उनके अंदर बियर की जो रेट है उसका एक फिगर मुझे मिला। भारत बहुत सस्ती बियर बेचता है, इसलिए कंज्यूम ना करें, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को आज बियर के संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई हो। हालांकि ये जानकारी बहुत लंबी चौड़ी मैंने दे दी अपने आप में, मतलब पूरा समय ही इसी में चला गया, लगभग आधा पौन घंटा चला गया। लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी ऐसी मिली होगी
जो बियर के संबंध में या शराब के संबंध में आपकी बहुत सारी जानकारियों का समाधान होगी। जानकारी अच्छी लग रही हो तो कम से कम लाइक तो कर दो यार, मतलब ऐसा भी क्या है ना। जितने बच्चे लाइव हैं 13,500 के आसपास बच्चे लाइव हैं, लाइक 6,500 है, कैसे काम चलेगा भाई। थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।